सभी उपस्थित हमारे जितने भी मेहमान हैं कार्यक्रम नमस्कार से जुड़ने सबको, मेरा वाले सभी नाम लोगों किया। को नमस्कार। लिंक नहीं मिल रहा है क्या? आवाज आ रही है चंद्रशेखर जी? नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार आप सर, सभी को नमस्कार। 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 चंद्रशेखर जी, अगर इजाजत हो तो कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। मैं समझता हूँ कि अभी तो कुछ इंतजार कर लेना चाहिए, और लोग हो सकता है 3-4 मिनट और प्रतीक्षा कर लीजिए। जी। अजीत कुमार राय अभी शामिल नहीं हुए हैं शायद। अभी उनको बोला है लिंक में जुड़िए, कह रहे हैं मैं जुड़ रहा हूँ। रितेश जी, जी सर, जी सर। अभी हमारे एक मेहमान विशिष्ट वक्ता अभी उपस्थित नहीं हुए, जी श्री अजीत कुमार राय जी। वो जी। प्रवेश कर लें। चंद्रशेखर जी, जी आपकी आवाज मुझे सही ढंग से मिल नहीं पा रही है। अजीत कुमार जी अभी जुड़ नहीं पाए हैं। जी, जी। तो मैं प्रमिला जी, मेरी आवाज सही ढंग से मिल पा रही है? आपकी आवाज मिल रही है, आपकी आवाज मिल रही है। जी जी। मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी सेवा समिति के और सचिव जी थे, ये अनुभव करना चाहता हूं कि वो जब स्वीकृति देंगे तभी हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर पाएंगे। जी सर, जी बिल्कुल। चंद्रशेखर जी, अभी मेरी अजीत कुमार राय जी से बात हुई, मैंने फोन किया, उन्होंने कहा मैं शीघ्र जुड़ जी रहा हूँ। जी जी। श्री ओम धीरज जी को मैं देख पा रहा हूँ। जी जी नमस्कार। जी, प्रणाम प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं सर, नमस्कार। मैं पड़ोस के जिले, आप बनारस में हैं, मैं पड़ोस के जिले मिर्जापुर से हूँ। जी धन्यवाद। क्या नाम है? चंद्रशेखर। जी जी जी।
ये वाराणसी से 28 किलोमीटर है, चुनार के रास्ते पर। जी समझ गया जी। जी जी। तो आप किस वर्ष थे सर वहां पर, वाराणसी में? वाराणसी में अभी हम 18 में रिटायर हुए हैं। अच्छा जी अच्छा। जी जी। अच्छा। और आपके यहाँ मिर्जापुर में भी बहुत दिन रहा, जी जी 2006-07 में रहा हूँ। जी जी। जी जी। 5 से 7 तक। हम्म। जी तो आइए, चलिए देखिए राय साहब क्या लेट कर रहे हैं। जी। कोई फोन नंबर मिला के बात कर लेता। प्रमीला जी शायद ट्राई कर रही है, अगर वो आ जाए तो शुरू करते हैं। जी जी जी। वो वे शायद बात कर रही हैं। हाँ लग रहा है जी। हाँ, तो वो आ जाए आ इसको। गए आ गए आ गए आ गए। हाँ। अजीत कुमार जी दिख रहे हैं, आवाज आ जाए अजित केवल, कुमार जी आ गए। जी। आवाज नहीं आ अब रही। लक्ष्मीकांत जी अगर इजाजत दे तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करें। हमारे हम आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अजीत कुमार राय हाँ जी भी हाँ, आ चुके हैं। बिल्कुल आप शुरू करिए तो। जी। अ, भारतेंदु हरिश्चंद्र सेवा समिति, जो कि इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स का एक स्वायत्त अंग है, उसके द्वारा आज एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र पर आधारित है। और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हिंदी के विकास में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का योगदान था उस पर विचार कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ ओम धीरज जी मुख्य वक्ता के तौर पर हैं और विशिष्ट अतिथि के तौर पर अजीत कुमार राय जी हैं। अजीत कुमार राय जी कवि और समीक्षक हैं। मैं संस्था के चेयरमैन श्री चंद्रशेखर जी से आग्रह करूंगा कि वो कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व हमारे कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अन्य मेहमानों का स्वागत करें। चंद्रशेखर जी। जी जी। धन्यवाद रितेश जी। मैं इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स लखनऊ की ओर से, सारे परिवार की ओर से आज हमारे स्वायत्त अंग भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी सेवा समिति, जो कि हिंदी भाषा के उत्थान और संरक्षण के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए बनाई गई है, उसके इस आयोजन में हिंदी के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का कितना योगदान रहा, इस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और आज के इस हिंदी भाषा के पर्व पर, मैं इसे पर्व ही कहूंगा, क्योंकि अब बहुत सारे भाषाओं की तरह हिंदी भाषा उस तरह से लोकप्रिय नहीं है जैसा कि विश्व में अंग्रेजी भाषा को स्थान मिला है। तो आज के इस मंथन में हमारे प्रख्यात नवगीतकार तथा आलोचक पूर्व मंडलायुक्त वाराणसी, जो हमारे मुख्य वक्ता हैं, श्रीमान ओम धीरज जी, और कन्नौज के प्रख्यात कवि हैं डॉक्टर अजीत कुमार राय जी, और संस्था के निदेशक, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी सेवा समिति के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी, और सचिव डॉक्टर प्रमिला अवस्थी जी। आप दोनों पीपीएन पीजी कॉलेज कानपुर से सेवानिवृत्त हुए हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आज का ये विचार मंथन हिंदी भाषा को एक नई दिशा, नए उत्थान की ओर अग्रसर कर पाएगा। धन्यवाद। हमारे बीच में डॉक्टर अजिताभ जी भी हैं, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। सबों का नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी। आज के इस हमारे कार्यक्रम में जब हम हिंदी की सेवा में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जिस योगदान की हम बात कर रहे हैं, हमारे मुख्य अतिथि ओम धीरज जी, जिनके विषय में अभी स्वागत करते हुए हमारे चंद्रशेखर जी ने बताया कि वो पूर्व मंडलायुक्त हैं, वरिष्ठ नवगीतकार हैं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ जुड़े रहे, अपनी प्रशासनिक सेवाएं दी, और इसके अतिरिक्त उन्होंने साहित्य और सृजन में
साहित्यिक मंच तैयार करने में अपना एक अभूतपूर्व योगदान दिया। आपने ग्रामीण पुस्तकालय की भी स्थापना की और बहुत सारी सामाजिक साहित्यिक गतिविधियों का संचालन किया। आपकी कृतियां प्रकाशित कृतियों में जिनमें गीत संग्रह, बेघर हुए अलाव और सावन सूखे पांव, इसके अलावा रेत में बहता जल, यादें अतीत की, पूर्वांचल की माटी, गोमती के स्वर, नवगीत, नई दस्तकें, आपका बहुत सारा संपादन कार्य रहा। अक्षर सुमन का संपादन आपने किया, चंदौली कलराज जनपद महोत्सव था, उसकी दस्तावेज स्मारिका आपने संपादन किया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का नामित निराला पुरस्कार गीत संग्रह सावन के पांव के लिए आपको मिला। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा आपको साहित्य महोपाध्याय मानद उपाधि प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त हमारे विशिष्ट अतिथि अजीत कुमार राय जी कवि और समीक्षक हैं। अजीत कुमार राय जी ज्ञानोदय, नया ज्ञानोदय, आलोचना, वागाड़, हंस, कथादेश, कथा, परी कथा, पाखी, अक्षरा, साहित्य आदि पत्रिकाओं के अलावा समाचार पत्रों में जनसंदेश, टाइम्स, आज, सहारा, दैनिक जागरण आदि में आपकी रचनाएं लगातार प्रकाशित होती रहती। आपकी काव्य कृति आस्था अभी शेष है। इसके अतिरिक्त सृजना की गंध लिपि में आपने संपादन किया है। आज हम सब लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के ऊपर विचार करेंगे। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हम सभी जानते हैं भारतीय नवजागरण के अवधूत रहे हैं। आप हिंदी साहित्य के पितामह भी कहे जाते हैं। गरीबी, पराधीनता और शासकों के अमानवीय शोषण का चित्रण आपके साहित्य का लक्ष्य रहा है। आप एक कवि, संवादक, एक लेखक, कुशल वक्ता रहे। कम उम्र में, अल्प आयु में आपकी मृत्यु हुई, लेकिन मात्रा और गुणवत्ता के हिसाब में आपने साहित्य एक बहुत। हमारे मुख्य अतिथि ओम धीरज जी से आग्रह करूंगा कि ओम धीरज जी आज इस विषय पर अपने विचार। ओम धीरज। धन्यवाद। मैं इस पटल पर उपस्थित आदरणीय लक्ष्मीकांत पांडे जी को, डॉक्टर प्रमीला अवस्थी जी को, भाई डॉक्टर अजीत कुमार राय जी को, चंद्रशेखर जी को, आप सबको नमस्कार करते हुए मुख्य मुद्दे पर आऊँगा। आज 171वीं जयंती है उस महान आत्मा की, उस महनीय व्यक्तित्व की जिसका जन्म 9 सितंबर 1850 को वाराणसी के एक उच्च प्रतिष्ठ राजश्रेष्ठी परिवार में हुआ था। कहावतों में कहा जाए तो जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था, लेकिन हिंदी की सेवा में उसने तन, मन और धन इस तरह अर्पित किया कि निराला जी की तरह वह सड़क पर भी घूमने लगा था। मात्र 34 साल 4 महीने की जिसकी जीवनावधि रही हो, उसने उस हिंदी को जो एक समय में उर्दू और अंग्रेजी के वरीयता और उसकी विशिष्टता तथा राज्य की शक्ति के साथ चलने के कारण उसके बीच में फंसी हुई थी। आप ध्यान दें उस पृष्ठभूमि को कि उस समय अंग्रेजी और उर्दू यही दोनों अदालती भाषाएं थीं। हिंदी कहीं भी अदालत की भाषा के रूप में मान्य नहीं थी। यहाँ तक कि जिस हिंदी की बात आज हम करने बैठे हैं, उस हिंदी का वह रूप भी नहीं था। भोजपुरी, अवधी तमाम बोलियों के रूप में वो चली आ रही थी। कहा जाता है कि ऐसा नहीं है कि हिंदी साहित्य का इतिहास हम देखेंगे तो बहुत प्राचीन काल से आ रहा है, लेकिन जिस हिंदी की बात करें, आधुनिक खड़ी बोली की हिंदी, उसके स्थापत्य में भारतेंदु जी का वही स्थान है जो किसी भी बड़े स्थापत्य में नींव के पत्थर की होती है। भारतेंदु जी वह आधारशिला थे जिनके ऊपर आज आधुनिक और उत्तर आधुनिक हिंदी की महान विशाल इमारत खड़ी हुई है। आप गौर करेंगे कि भारतेंदु जी ने
जिनकी प्रतिभा के बारे में कहा जाता है कि 5 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने अपने पिता के छंद में सुधार किया था कि उन्होंने समस्या पूर्ति उस समय बहुत हुआ करती थी, तो इन्होंने कहा ले ब्यौरा ठाढ़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान बाणासुर की सैन को हनन लगे भगवान। तो पिताजी भी इनके बहुत अच्छे कवि थे, लेकिन वो ब्रजभाषा के कवि थे। उन्होंने कहा बेटा हमारे नाम को तुम आगे बढ़ाओगे। ये 5 वर्ष की उम्र में इनको ये आशीर्वाद मिला। एक चीज देखें कि उस भारतेंदु की बात हम यहाँ करने आए हैं जिसने 5 वर्ष की उम्र में अपनी माता और 10 वर्ष की उम्र में पिता की छाया से महरूम हो गए। बावजूद इसके स्वतंत्र प्रकृति के होने के बावजूद शिक्षा नियमित रूप से नहीं ले सके, लेकिन शायद तमिल और तेलुगु छोड़ करके कोई भारतीय भाषा नहीं रही होगी जिसका इन्हें ज्ञान नहीं था। इसके बावजूद अंग्रेजी संस्कृत तमाम भाषाओं में पारंगत होने के बावजूद इनका हिंदी प्रेम था, जो इन्होंने 17 साल की उम्र में चौखंभा स्कूल की स्थापना की। उन्होंने देखा कि अंग्रेजी स्कूलों में सामान्य बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, वहाँ की शिक्षा महंगी है, तो उन्होंने 1867 में चौखंबा स्कूल की स्थापना की और उसके माध्यम से स्वयं उसमें उन्होंने पढ़ाया। कॉपी किताब और फीस भी इन्होंने निःशुल्क कर दिया तमाम। इस तरह से हम देखें कि हिंदी के विकास में मुख्य जोर इनका शिक्षा पे रहा है कि यदि हम हिंदी की शिक्षा दे पाते हैं, समर्थ होते हैं, तो वह हमारे लिए परिणामपूर्ण होगा। ठीक 1 साल बाद 1868 में, यानी देखें तो मात्र 18 साल की उम्र में कवि वचन सुधा नामक मासिक पत्रिका निकालते हैं, जिसे बाद में पाक्षिक और फिर साप्ताहिक करते हैं। ठीक 4-5 साल के बाद 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन इन्होंने निकाला और उस 8 अंक के बाद वही मैगजीन हरिश्चंद्रिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। और आपको याद होगा कि 1873 में ही उन्होंने जो एक शब्द दिया कि हिंदी नए चाल में ढली, हिंदी नए चाल में ढली, यही खड़ी बोली हिंदी की शुरुआत मानी जाती है। ये तो 3 पत्रिकाएं इन्होंने निकाली, लेकिन इनके ध्यान में कहीं न कहीं महिलाओं का स्थान भी सुरक्षित था। नारी शिक्षा, स्त्री शिक्षा के संबंध में भी इन्होंने बाला बोधनी करके एक पत्रिका का प्रकाशन किया। इस तरह हम देखते हैं कि भारतेंदु जी पूरी तरह से जागरूक और भविष्य दृष्टा थे। उन्होंने इन पत्रिकाओं के माध्यम से उस समय की राजनीतिक स्थितियों पर भी चोट किया है। एक चीज ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप उस पृष्ठभूमि को देखिए जिसमें ये पैदा हुए थे। कहा जाता है कि इनकी शादी में इतनी बड़ी बारात निकली थी कि एक छोर पर ससुराल में पहुंच गए थे लोग और एक छोर इनके घर पर ही पड़ा हुआ था। और यहाँ तक कहा जाता है कि कुएं में जो है शरबत उस समय चलता था, चीनी घोल दी गई थी। तो इस तरह रईस घर में पैदा होने के बावजूद इन्होंने इस तरह की सेवा शुरू की, हिंदी की पत्रिका को निकालना। और आप महसूस कर सकते हैं कि पत्रिकाओं की स्थिति उस समय क्या थी। स्वयं हिंदी की स्थिति बहुत खराब थी, ब्रज भाषा कविता की भाषा हो गई थी और खड़ी बोली जो है अभी स्थापित नहीं हो पाई थी। खड़ी बोली के लिए प्रयास चल रहा था। आप अवगत होंगे कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद उर्दू मिश्रित हिंदी की तरफ खींच रहे थे, लेकिन समसामयिक होने के बावजूद, थोड़ा उनसे कनिष्ठ होने के बावजूद भारतेंदु जी ने अपने को
उस हिंदी की तरफ जोड़ा जो हमारी संस्कृत से भी जुड़ी हो, हमारी लोक भाषा से भी जुड़ी हो। यद्यपि इन्होंने कविता के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में खड़ी बोली को उतना प्रश्रय नहीं दे सके थे, या इनको विश्वास शायद उतना नहीं था, लेकिन गद्य की भाषा की निर्मित में इनका योगदान निश्चित ही परिगणनीय है। कोई भी मान सकता है कि इनका उद्देश्य क्या था। जब हम देखेंगे कवि वचन सुधा जो पत्रिका इन्होंने निकाली, एक मोटो होता है किसी भी चीज का, जिसको ध्येय वाक्य भी कहते हैं, सिद्धांत वाक्य भी कहते हैं। तो इनका मोटो था, सिद्धांत वाक्य जो कवि वचन सुधा पर छपता था, वो था खल गगन सो सज्जन दुखी, मत होई हरिपद मत रहें, उपधर्म छूटे स्वत्व निज भारत गहे कर दुख बहे, बुद्ध तजहि मत्सर नारी नर सम हो ही जग आनंद लहे, तज ग्राम कविता सुकवि जन की अमृत बानी सब कहे। इसमें इनके समकालीन इनके फुफेरे भाई राधा कृष्णदास जी ने लिखा है कि आज इस पंक्ति में कोई आश्चर्य नहीं दिखता है, कोई भी इस बात को स्वीकार कर सकता है जो उन्होंने अभी कहा। लेकिन उस युग में 1868 में जब घोर आस्तिकता, धार्मिक कट्टरता, नर नारी शिक्षा में भेद आदि रहा, तो यह सब कहना बाबूजी की यानी हरिश्चंद्र जी की दूरदर्शिता और साहस की बात थी। जब वो कहते हैं कि हरिपद गति रहे, हरिपद मति रहे, तो आप सोच सकते हैं कि जिस समय अंग्रेजी की पढ़ाई की तरफ लोग जुड़ रहे थे, उर्दू की तरफ जुड़ रहे थे, विज्ञान का कुछ चमत्कार दिखने लगा था, ऐसे समय में जब हरिपद मति रहे की कल्पना जब कोई कवि करता है, तो निश्चित नए शिक्षित समाज को वो बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, लोग नाराज हुए होंगे। और जब इन्होंने कहा होगा कि उपधर्म छूटे, तो जो लकीर के फकीर यानी जो कर्मकांडी धार्मिक विश्वास के लोग हैं, वो कहीं न कहीं नाराज हुए। अंग्रेज हाकिमों को भी बुरा लगा होगा जब उन्होंने कहा कि स्वत निज भारत गहे कर दुख बहे। यहाँ कर का मतलब टैक्स से है। कई बार आप देखेंगे इनकी कविताओं में आगे आता है कि कर यानी टैक्स को लेकर के, लेवी को लेकर के, इस तरह की चीजों को लेकर बहुत आंदोलित होते हैं। सच तो यह है कि इन्होंने स्वाधीनता की लड़ाई का एक तरह से वहां उसकी भी आधार पीठिका तैयार की थी। जिस तरह से सोई हुई जनता हमारी थी, मरी हुई जनता कह सकते हैं, हमारी चेतना पराधीनता सहते सहते इस कदर पराभूत हो गई थी कि हमको जगाने के लिए कहीं न कहीं हमें कड़वी बात सुनानी पड़ती थी। ऐसी सोच के साथ उन्होंने इसका सिद्धांत वाक्य बनाया और फिर इसको लगातार आप मूल योगदान जो हिंदी विषय की, हिंदी भाषा की निर्मिति में है, निश्चित है कि आज भी वो सत्य है कि पत्रिकाएं या समाचार पत्र किसी भी भाषा के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और वो समय जबकि मीडिया का आज का रूप नहीं था, ऐसे समय में जब वो पत्रिकाएं इन्होंने निकाली तो कहीं बिक्री का कोई प्रबंध सही ढंग से नहीं था। बताया जाता है कि हजार प्रतियां जो है ये बांट दिया करते थे। यही नहीं, उस समय जो कवि या लेखक, इन्होंने एक भारतीय मंडल का भी नाम आता है, जिसमें उस समय प्रताप नारायण मिश्र वगैरह और ये प्रेमघन जी वगैरह, बाबू तोताराम ठाकुर, जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट जी, केशव राम भट्ट जी, अंबिका दास व्यास और राधाचरण गोस्वामी, ये तमाम लोग जुड़े हुए थे। और उनके माध्यम से इन्होंने स्वयं गद्य का लेखन किया और उन लोगों से भी तमाम गद्य रचना के लिए प्रेरित करके, और आप देखेंगे कि असमय मृत्यु जरूर हो गई, लेकिन इनके द्वारा जो निर्मित मंडल था, उस मंडल ने हिंदी साहित्य को बहुत बड़ी उपलब्धियां आगे चल करके दिया। समाज में गद्य को लेकर के जब ये आए हैं तो सबसे पहले इन्होंने नाटक को आधार बनाया। कहा यह जाता है कि हिंदी नाटक के निर्माता या प्रणेता भी हरिश्चंद्र जी ही थे। इसके पहले संस्कृत नाटक या बंगला नाटकों से
अनुवाद करके तमाम कुछ नाटक आए थे। इसके पहले बता, नहुस इनके पिताजी का लिखा हुआ नाटक है, और 2 नाटक इसके पहले आए हुए थे, लेकिन वो ब्रज भाषा में थे। हिंदी में पहले नाटक की शुरुआत इन्हीं को उसका श्रेय दिया जाता है। और मौलिक नाटक में वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवत, चंद्रावती, विशस्य विश्व औषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेमयोगिनी इत्यादि का नाम लिया जा सकता है। ये नाटक क्यों लिया होगा, ये कल्पना आप कर सकते हैं कि जिस समय तमाम मनोरंजन के साधन, हमें याद है डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी हैं, प्रमीला जी हैं, उस उम्र के लोग ये निश्चित है कहीं न कहीं याद कर रहे होंगे कि उस समय जितनी बात प्रहसन के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, नौटंकी के माध्यम से, रामलीला के माध्यम से कही जा सकती थी, उसके अलावा कोई और साधन इस तरह से मुखर नहीं थे जिनसे हम अपनी बात, अपनी योजना, अपना संदेश आम जनता तक पहुंचा सकते हों। इससे उन्होंने नाटक से ही गद्य की शुरुआत की, और नाटक में स्वयं उन्होंने अभिनय भी कभी कभी किया है। और इस नाटकों के अलावा तमाम संस्कृत नाटकों से, बांग्ला नाटकों से भी इन्होंने, अनुवाद शब्द नहीं प्रयोग करूंगा, रूपांतर शब्द इसके लिए उचित होगा, क्योंकि बहुत कुछ मूल नाटकों से लेकर के भी ये अपनी बात जो कहना चाहते थे वो कहने में कभी हिचकते नहीं थे। ये इनकी विशेषता थी। और इनकी हिंदी की निर्मिति में केवल नाटक ही नहीं, काव्य तो इन्होंने इतना लिखा है, लेकिन चूंकि वह ब्रज में ज़्यादा है, इसलिए फिर भी खड़ी बोली की निर्मिति में उस आम फाम की ब्रजभाषा का प्रयोग किया। उस परंपरागत ब्रज के शब्दों को इन्होंने तिलांजलि दी, और लोक भाषा के शब्दों से या ब्रज के उन शब्दों को जो हमारे हिंदी में घुल मिल गए थे, उनको लेकर के तमाम रचनाएं दी। कहा जाता है कि प्रकृति कभी कभी उपहार स्वरूप ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। आप कल्पना करें कि मात्र 34 साल की उम्र हो और 267 रचनाओं की बात इनकी आती है, 2 दर्जन से अधिक नाटकों की बात आती है, उपन्यास में भी इन्होंने हाथ साफ किया, और निबंधों में तमाम चीज़ें इन्होंने किस तरह दी होंगी, इसके बारे में लोग बताते हैं, उस समय के लोग, कि एक एक दिन में एक एक रचना। अंधेर नगरी को बताया जाता है कि एक दिन में इन्होंने रचना की थी। विजयिनी, विजय वैजयंती, वह भी टाउन हॉल की सभा के लिए उसी दिन इन्होंने तैयार की। और जो बलिया में जो लेक्चर, जिसको रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि खड़ी बोली हिंदी के नमूना देखना हो तो आप उसमें देख सकते हैं, तो ऐसे लेक्चर को भी एक दिन में उन्होंने तैयार किया था। निश्चित है कि वो प्रतिभा बहुत ही महनीय प्रतिभा थी। केवल पत्रिका नहीं इन्होंने की, तमाम माहौल पर परिवेश पैदा किया खड़ी बोली के लिए। पेनी रीडिंग समाज बनाया, कविता वर्धनी सभा, एक मुशायरा का सभा भी बनाई थी। लोग कहते हैं, कुछ लोग आरोपित करते हैं कि ये हिंदुत्ववादी रणनीति पर चल रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने मुशायरा की स्थापना किया, मुशायरा कराया, और खुद रसा नाम से गजलें लिखा करते थे। इन्होंने धर्म सभा, तदीय समाज, हिंदी डिबेटिंग क्लब, यंग मेंस एसोसिएशन, काशी सार्वजनिक सभा, वैश्य हितैषणी सभा इत्यादि। इस तरह से आप देखेंगे कि उतनी कम उम्र में ही उस व्यक्तित्व ने इतनी सभाओं का खुद संचालन किया, बड़े बड़े पदाधिकारी के रूप में पद ग्रहण किया, तथा और तमाम लोगों को जोड़ा। यानी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए, राजनीतिक चेतना फूंकने के लिए, उनमें स्वाधीनता की भावना पैदा करने के लिए, और हिंदी से प्रेम करने की भावना। आप महसूस कर सकते हैं कि जिस समय नाटक इन्होंने लिखा, उस समय हिंदी के प्रति क्या स्थिति रही होगी। हिंदी पढ़ने वाले बहुत कम लोग थे, बावजूद इन्होंने उसको प्रचारित किया, लोगों तक पहुंचाया। कहा जाता है कि अपने किताबें
और लोगों को भी किताबें प्रकाशित करा करा करके मुफ्त में बांट दिया करते थे। सोच सकते हैं कि देवकी नारायण खत्री और गोपाल राम गहमरी का उस समय तक प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। ऐसे समय में हम ये मान सकते हैं कि हिंदी पढ़ने के प्रति परिवेश का निर्माण करना और हिंदी के प्रति प्रेम और श्रद्धा जगाने का काम भी सबसे पहले किसी ने किया, तो हम मान सकते हैं कि भारतेंदु जी ने किया। इसी तरह से आप देखेंगे कि उस परिस्थिति की भी गौर करने की जरूरत है कि जब ये सरकारी तंत्र से भी जुड़े हुए थे, ये ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी थे, ये म्युनिसिपल कमिश्नर भी थे, और उस पर फिर बाद में उसको त्याग पत्र दे दिया, उसको त्याग दिया केवल हिंदी की सेवा के लिए। और जो पराधीन भारत में हम अंग्रेजों से पीड़ित थे, उनके टैक्स वसूली से पीड़ित थे, व्यापार हमारा चौपट हो रहा था, किसानों की दुर्दशा हो रही थी, इन सारी चीज़ों को स्वतंत्र भाव से लिखने के लिए उन्होंने उसको त्याग दिया। नतीजा ये हुआ कि जब आप जानते होंगे कि इनकी कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन की चंद्रिका की 100 प्रतियां करके सरकारी विभागों को भेजी जाती थी। तरह तरह की जो है राजकीय सुविधा उस समय प्राप्त थी, बावजूद इन्होंने समझौता नहीं किया और वो सारी सुविधाएं, राजकीय सुविधाएं छीन ली गईं। इसी वजह से इनकी स्थिति रामविलास शर्मा के शब्दों में कहूँ तो निराला जी की तरह हो गई थी। अब निराला जी की तरह कह देने से ही हम समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। कहा जाता है कि काशीराज महाराज ईश्वरी नारायण सिंह इनके बहुत ही शुभचिंतकों में थे और एक तरह से राजाओं का कि ये एक तरह से धनिक श्रेष्ठ भी थे, इनकी पूंजी आदान प्रदान होती थी। लेकिन वो स्थिति जब बिगड़ गई तो ईश्वरी नारायण सिंह ने इनसे कहा कि बबुआ घर को भी देखकर काम करो। इन्होंने तुरंत बिना किसी सोच के सीधे उत्तर दिया, हुजूर इस धन ने मेरे पूर्वजों को खाया है, अब मैं इसे खाऊंगा। अब सोच सकते हैं कि उस अमी चंद के परिवार का, जिसने सिराजुद्दौला की भी मदद की थी, अंग्रेजों की भी मदद की थी। ये अलग बात है कि आरोप कभी कभी लगता है कि ये अंग्रेजों की इन्होंने मदद की, लेकिन परिस्थितियां देखी जाए, जब सिराजुद्दौला ने इनके लाखों रुपए के लूटपाट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो बताया जाता है कि तब इन्होंने अंग्रेजों की सहायता लेनी चाहिए। कभी भी बड़ी वर्ग राज सत्ता के साथ सहयोग करके ही चलता है, और यदि उसे संरक्षण नहीं मिलता है तो उसका व्यापार नहीं बढ़ सकता है। इस दृष्टि से ये चीजें क्षम्य हो सकती हैं, बावजूद उसी वंशज के हो इन्होंने अपने पूर्वजों की उस गलती को स्वीकार किया और उस धन को, जिस धन ने इनके पूर्वजों को का हनन किया, उस धन को किस तरह फूंका, यह प्रसंग आप देख रहे हैं। एक प्रसंग और याद आता है कि पिताजी इनके तर्पण दे रहे थे पानी का। इन्होंने कहा कि पिताजी पानी देने से वहां पानी पहुंच जाएगा। इस पर उन्होंने कहा कि जान पड़ता है तो कुल बोरेगा। अब ध्यान दीजिए कि दो चीज उन्होंने कहा था कि तू मेरे मतलब जो है मेरा नाम ऊंचा करेगा, और फिर कह रहे तू कुल बोरेगा। दो चीज घटनाएं उनके पिता ने, माने एक तरह से वरदान कह दीजिए, अभिशाप कह दीजिए, दोनों लागू हो गया। माने जिस अंतिम स्थिति में, जिस गरीबी में या जिस उसमें जिए हैं, आप इनके और चीज़ों को देखेंगे पृष्ठभूमि में, तो इनके कई सपने पूरे रहने से बच गए थे। उसमें एक सपना ये भी था कि यदि मैं पुरानी पर अपने धन श्रेष्ठ के रूप में रहता तो हिंदी का विश्वविद्यालय बनवाता। आप कल्पना करें कि उस जमाने में हिंदी विश्वविद्यालय की कल्पना करना कितना बड़ा ख्वाब था, कितनी बड़ी बात थी हिंदी प्रेम के लिए। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बात नहीं हो सकती।
अब देखें, इनके बारे में बाल मुकुंद गुप्त जी ने कहा कि यद्यपि हिंदी भाषा के प्रेमी उस समय बहुत कम थे, तो भी हरिश्चंद्र के ललित लेखों ने लोगों के जी में ऐसी जगह बना ली थी कि कवि वचन सुधा के हर एक नंबर के लिए लोगों को टकटकी लगाए रहना पड़ता था। एक चीज और याद आ रही है कि इन्होंने भारत प्रतिज्ञा पत्र भी इन्होंने जारी किया था 23 मार्च 1879 को अपनी पत्रिका में कि हम लोग आज के दिन से कोई विलायती कपड़ा न पहनेंगे। हम लोग आज के दिन से कोई विलायती कपड़ा न पहनेंगे, ये इन्होंने प्रतिज्ञा पत्र जारी किया था उस पत्रिका में। अब गौर कर सकते हैं कि 23 मार्च 1879 को गांधी जी यदि पैदा भी हुए थे तो 10 वर्ष के रहे होंगे। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने की बात सोच लीजिए कि उस उम्र में उस नौजवान ने किया, और उन परिस्थितियों में किया जबकि कहीं से भी उस तरह का माहौल नहीं बना था कि जिससे बच सकें। इतना अंग्रेजों के शुभचिंतक रह कर के भी इन्होंने इस तरह के बोल्ड काम किया है। इतना ही नहीं, 8 जून 74 को इन्होंने फिर एक घोषणा पत्र जारी किया। उसमें लिखा कि भाइयों, अब तो एकत्र हो जाओ और ताल ठोक के इनके सामने खड़े हो जाओ। देखो, भारतवर्ष का धन देश से बाहर न जाने पाए, यह उपाय करो। इनके प्रदेय को रामचंद्र शुक्ल जी ने किस रूप में लिखा है, आप गौर करें कि पूरा भारतेंद्र युग कहा जाता है उस कार्यकाल को, यानी जो आधुनिक काल गद्य का काल शुरू होता है, आधुनिक हिंदी का शुरू होता है, उसे भारतेंद्र युग के नाम से इन्होंने प्रतिष्ठापित किया। निश्चित है कि रामचंद्र शुक्ल जी की यह सोच पूरे भारतवासियों की सोच कही जा सकती है। उन्होंने लिखा कि जब भारतेंद्र अपनी मजी हुई परिष्कृत भाषा सामने लाए, तब हिंदी बोलने वाली जनता को गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रकृत साहित्यिक मिल गया और भाषा के स्वरूप का प्रश्न न रह गया। प्रस्ताव काल समाप्त हुआ और भाषा का स्वरूप स्थिर हुआ। यानी जानने वाले सभी करीब करीब जानते होंगे कि उस समय भाषा, हिंदी भाषा के लिए ब्रज और खड़ी बोली के बीच अंतर्द्वंद चल रहा था। ब्रज भाषा को इससे परिष्कृत भाषा मानी जाती थी, लेकिन जब भारतेंद्र जी ने दिखा दिया अपने अल्पकाल में ही तमाम पत्रिकाओं से, पुस्तकों से, तो लोगों ने स्वीकार किया कि गद्य हिंदी में लिखी जा सकती है, भाषा में लिखी जा सकती है, वही भाषा ही खड़ी बोली बनती है। रामविलास शर्मा जी प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं, मार्क्सवादी आलोचक रहे हैं, जबकि तमाम मार्क्सवादी आलोचकों ने भारतेंद्र जी में हिंदुत्ववादी सोच की बात कही है, उस संस्कृत को बढ़ावा देने की बात की है। इस तरह के भी आरोप बाद में लगाया है, लेकिन इन्होंने उसको खंडित किया है और ये सिद्ध किया है कि वह उनमें स्वदेश प्रेम और स्वाधीनता, हिंदी के प्रति प्रेम, ये सारी चीज़ें इतनी गंभीरता से थीं कि उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारतेंदु ने साहित्यिक हिंदी को संवारा, साहित्य के साथ हिंदी के नए आंदोलन को जन्म दिया, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय और जनवादी तत्वों को प्रतिष्ठित किया। उनसे पहले साहित्य क्षेत्र में खड़ी बोली के उस रूप का व्यापक व्यवहार कम होता था जिसे हम हिंदी कहते हैं। भारतेंदु गद्य के श्रेष्ठ कलाकार हैं। उनका ऐसा गद्य बहुत कम लोग लिख पाए हैं। उनको गद्य लिखने में बराबर प्रयोग किया है। उन्होंने अनेक तरह की शैलियों को अपनाया है। एक दो तीन उदाहरण छोटा छोटा देकर मैं बात समाप्त करूंगा। मैं समझता हूँ कि मेरा समय हो गया होगा। देखिएगा एक उदाहरण उस समय की हिंदी देखिएगा कि जो सूर्य उदय होते ही पद्मिनी वल्लभ और लौकिक वैदिक दोनों कर्मों का प्रवर्तक था, जो दोपहर तक अपना प्रचंड प्रताप क्षण क्षण बढ़ाता गया, जो गगनांगन का दीपक और काल सर्प का शिखामणि था, वह इस समय पर कटे गिद्ध की भांति अपना सब तेज गंवाकर देखो समुद्र में गिरना चाहता है। एक चित्रात्मकता भाषा की देखिए, और वो समय देखिए, आज से 250 साल पहले की भाषा है, जिस समय हिंदी भाषा लड़खड़ा रही थी, अपने पैरों पर खड़ा हो रही थी। उस समय की भाषा देखिए। वहीं
जहां जरूरत पड़ती थी प्रश्न जैसे विषयों पर, विनोदपूर्ण जैसे जिन जगहों पे, यात्रा संस्मरणों में, वहां भी इनकी बिन चित्रात्मकता दिखती है। देखिएगा, ये घटना है काशी नरेश के यहाँ लाट साहब गए थे पदवी बांटने, तो उस समय की है कि जामे वाली गर्मी के मारे जामे के बाहर हुए जाते थे। पगड़ी वालों को पगड़ी सिर पर बोझ सी लग रही थी, और दुसाले और कमखाब की चपकन वालों को गर्मी में अच्छी भांति जीत रखा था। सबके अंगों से पसीने की नदी बहती थी, मानो श्रीयुत को सब लोग आदर से अर्घ्य पाद्य देते थे। अर्घ्य पाद्यम जो है, यहाँ एक मुझे याद आ रहा है, एक बात याद आ रही है कि उस समय विलियम म्योर थे। विलियम म्योर थोड़ा हिंदी के प्रति उनका लचीला नमूना था, लेकिन इसी शब्द के वजह से जो शिव प्रसाद सितारे हिंद पर यह आरोप लगता है कि इन्होंने हिंदी भाषा को राजभाषा का अभियान चलाया था भारतेंदु जी ने, कि राजभाषा अदालती भाषा बनाई जाए इसको, लेकिन इसी बात को लेकर के इन्होंने उनको नाराज किया, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं कन्फ्यूशिया। तो सितारे हिंद पर यह आरोप लगता है कि इन्होंने जो है म्योर साहब के कान में डाला। वो कहीं न कहीं समकालीनों में इस तरह की ईर्ष्या भी होती है कि कम उम्र का लड़का इतना आगे जा रहा है, तो ये बातें भी इतिहास में दर्ज हैं। इन्होंने यात्रा संस्मरण भी बहुत लिखा है। जब हरिद्वार, लखनऊ, जबलपुर गए तो वहाँ के भी तमाम, इस तरह से हम देखते हैं कि कोई विधा आज ऐसी नहीं है शायद जिसको भारतेंदु जी ने न छुआ हो, और छुआ ही नहीं बल्कि उसको एक श्लाघनीय रूप दिया, एक ऐसी कोट में स्थापित किया। केवल काव्य रूपों में हम मान सकते हैं कि वह खड़ी बोली का वह स्थापना नहीं दे सके जैसा इन्होंने गद्य में दिया, लेकिन कवि उस काव्य के प्रति, उस काव्य भाषा से इन्होंने नए नए कवियों को जगह दी। स्वाधीनता की भावना तो पैदा किया इन्होंने, ये तो निश्चित है कि इन्होंने स्वाधीनता की बात की, और वो उसी का आधार रहा कि द्विवेदी युग में स्वाधीनता के कवि तमाम पैदा हुए, राष्ट्रवादी कवि पैदा हुए, राष्ट्र कवि पैदा हुए, और वो जो चेतना प्रस्फुटित हुई वही आगे चल करके परिणाम दी, जिससे हम 1947 में आज़ाद हो सके। मैं समझता हूं कि समय को देखते हुए कोई बीच में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कितना बोलना है। नहीं, जी आप बहुत सारगर्भित बोल रहे हैं, और सारे जो लोग हैं बीच में इंटरफेयर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी बात में वो पूर्ण जो है मनन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि समय को हम लोग रखें, और आप बस अभी बोल सकते हैं, और 5 मिनट बस 1-1.5 मिनट में हम बात अपनी खत्म करें जी। कि राधा कृष्ण दास जी, जैसा मैंने एक बार पहले भी कहा था कि वो इनके फुफेरे भाई भी थे, और इन्होंने 1900 से कुछ पहले ही इन्होंने इनकी जीवनी लिखी थी, और उस जीवनी में जिक्र आता है, वो मैं कोट कर दूं ताकि आज के लोगों को देखिए, मैंने महसूस किया है कि हम जिसको भी महनीय मानते हैं, जिसको भी अपना रोल मॉडल मानते हैं, आगे चल करके हम उसकी मूर्ति बना देते हैं, मूर्तिवत पूजते हैं, लेकिन उसके कृतित्व पर हमारा ध्यान धीरे धीरे कम होता जाता है। खास करके आज नई पीढ़ी से हम ये चाहेंगे कि भारतेंदु जी को फिर से पढ़ा जाए। दूसरी बात, मैं साहित्यकारों से चाहूँगा कि भारतेंदु जी पर जो बीच में एक उत्तर आधुनिकता और इस तरह की जो लहर चली, जो वामपंथी चेतना पैदा हुई, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने जो स्वतंत्रता के पूर्व की जो द्विवेदी युगीन, भारतेंदु युगीन, ये जो जितने इस तरह के प्रदेय हैं, जो साहित्यिक मूल्यांकन है, साहित्यिक प्रदेय है, उनके मूल्यांकन में कहीं न कहीं कोताही किया इन्होंने। अजीत जी सहमत होंगे, डॉक्टर पांडे जी सहमत होंगे कि आज जो स्थिति है देश की, ऐसी स्थिति में उन कवियों को, उन रचनाकारों को पुनर्मूल्यांकित किए जाने की जरूरत है।
ताकि नई पीढ़ी इनको भली भांति जान सके। जिन परिस्थितियों में आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, हमें नहीं मालूम है कि किस तरह से इन्होंने किया होगा इतनी पत्रिकाओं का निकालना, किस तरह से अपने अंग्रेज शुभचिंतकों के क्रोध और उनके दुर्भावना का भी ये शिकार हुए हैं। ये सारी चीजें सोचने की बात है। अब उसका मैं राधा कृष्णदास जी के शब्दों में केवल कह दूं कि वास्तव में यदि हरिश्चंद्र सरीखा उदार हृदय, रुपये को मट्टी समझने वाला, मट्टी ही उन्होंने लिखा है उस समय की लोक भाषा में, रुपये को मट्टी समझने वाला गुणग्राही नायक हिंदी की पतवार को उस समय न पकड़ता और सब प्रकार से स्वार्थ छोड़कर तन मन धन से इसकी उन्नति में न लग जाता, तो आज दिन हिंदी का इस अवस्था पर पहुंचना कठिन था। हरिश्चंद्र ने हिंदी तथा देश के लिए संसार की दृष्टि में अपने को मिट्टी कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हरिश्चंद्र जी के प्रति उनके प्रदेय को लोगों ने स्वीकारा और कहीं न कहीं हमने निश्चित है कि हमारे अग्रजों ने, पूर्वजों ने के भी कह सकता हूँ, सम्मान दिया। लेकिन आज वह कहीं नई पीढ़ी से उपेक्षित न रह जाए, इसके लिए हमें सचेत रहना पड़ेगा और उनकी रचनाओं का पुनर्मूल्यांकन, पुनर्पाठ करना होगा। इसी सोच के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देना चाहता हूं और इस अच्छे आयोजन के लिए हम आप सबको बधाई देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। एक फिल्म थी आनंद और उसका एक बहुत चर्चित डायलॉग है कि बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। क्या बात? ये फिल्म है, कैंसर के मरीज में राजेश खन्ना ने जिंदगी का ये फलसफा अपने दोस्त अमिताभ बच्चन को दिया था। और जिस तरह की बातें ओम धीरज जी आपने बताई, उससे ये यकीन होता है कि ये फलसफा हिंदी साहित्य की महान विभूति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पर सटीक बैठता है। उन्होंने महज 34 साल की उम्र में, छोटी सी इस आयु में दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन दुनिया छोड़ने से पहले ये अपने क्षेत्र में इतना कुछ कर गए कि हैरत होती है कि कोई इंसान इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ कैसे कर सकता है। एक बार मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अब इस विषय पर मैं अपने अन्य वक्ता को मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे अन्य वक्ता अजीत कुमार जी। अजीत जी। मैं सर्वप्रथम अपने आदरणीय प्रधान संपादक पांडे जी को और बड़े भाई ओम धीरज जी को तथा आप सबको प्रणाम करता हुआ, सबका अभिवादन करता हुआ अपनी बात शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि इतने छोटे कंधों पर इतने बड़े मंच का बोझ उठाना बड़ा कठिन होगा। तो मैं सबका चरण वंदन करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 171वां जन्मदिवस या जयंती हम लोग भारतेंदु जी की मना रहे हैं। और निश्चित रूप से ये ऐसे संदर्भ हैं जिनको तथाकथित प्रगतिशील लोग चिमटे से भी छूना शायद पसंद न करें। उनकी प्रगतिशीलता शायद बाधित होती है क्योंकि सेलेक्टिव अप्रोच के लोग हैं और पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहते हैं। ये लोगों के लिए भारत जी, हालांकि बड़ा अच्छा सार्थक नाम है भारतेंदु, जो उस युग के मनीषियों ने उनको यह उपाधि दी थी। इंदु शब्द का प्रयोग किया है, सूर्य शब्द का प्रयोग नहीं किया है। या प्रतिरोध की जो उस तरह की मुखरता होनी चाहिए शायद उस रूप में न दिखी हो, और जो परावर्तन है उसका वो बड़े ठंडे शीतल स्वभाव के कारण, यानी व्यवस्था में रहकर व्यवस्था का विरोध, उनकी एक सीमा थी जो स्पष्ट भी है। लेकिन उसके बावजूद जो उनकी सार्वजनिक पीड़ाएं थी उनको आत्मगत करते हुए और उन्होंने अपने साहित्य में उसको अभिव्यक्ति प्रदान की और एक जो प्रतिरोध की जीवंत शैली अंग्रेज महाप्रभुओं के खिलाफ भी उन्होंने विकसित की, वह निश्चित रूप से स्तुत्य है। तो एक ऐसे मनीषी जिसका समूचा व्यक्तित्व अर्धशती के आर पार जगमगाता हुआ
जो व्यक्तित्व है लक्षित किया जा सकता है, उसको नमन करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और एक सदी की संधि बेला में एकदम 1850 में 1857 में क्रांति हुई है और 1850 में उनका जन्म होता है, इसीलिए कुछ लोग आधुनिक युग की शुरुआत भी वहीं से मानते हैं। हालांकि डॉक्टर नगेंद्र जैसे विद्वानों का यह मानना है कि स्वयं में 1850 इस रूप में कोई हिंदी के आधुनिकीकरण में कोई सीधे सीधे हस्तक्षेप नहीं करता है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। लेकिन एक बात तो हमें समझना होगा कि जो आधुनिक शब्द है, आधुनिक जीवन चेतना की जो आंच उस समय महसूस की गई, उसको दो रूपों में हम ले सकते हैं। एक तो मध्ययुगीन मानसिकता से भिन्न जो प्रवृत्तियां हैं, टेंडेंसीज हैं, उनको रेखांकित करने के लिए हम आधुनिक शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरे जो पारलौकिक जीवन दृष्टि थी, उसके सापेक्ष इहलौकिक जो जीवन दृष्टि है या पाश्चात्य या भौतिकवादी जो जीवन दृष्टि है, जिसमें लघु मानव की प्रतिष्ठा है, उसके लिए भी आधुनिक जीवन दृष्टि की आधुनिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो भारतेंदु जी के समय में अभी हमारे बड़े भाई निवेदित कर रहे थे कि जो काव्य की भाषा है वो तो ब्रजभाषा ही है, ब्रजभाषा है, और उसके जो संवेदना का इतिहास है या जो संवेदना का समुच्चय है वह कहीं न कहीं परंपरित ही है, परंपरागत है। पूर्ववर्ती जो कवि हैं भक्ति काल के, रीति काल के, वैसी ही संवेदना है। तो नए भावबोध की दृष्टि से अगर हम देखें या आधुनिक जीवन चेतना की दृष्टि से देखें तो खड़ी बोली हिंदी जो दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाती थी, उसको परिनिष्ठित हिंदी के रूप में उसके फॉर्मेशन के लिए या उसको रूपायित करने का जो श्रेय है, हालांकि वो किसी न किसी रूप में एक अंतरधारा के रूप में चली आ रही थी, सिराज सुखलाल और इंशाअल्लाह खां वगैरह की जो हिंदी है, लेकिन जो उसको एक सही सुचिंतित विन्यास दिया वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और उनके मंडल के तमाम जो प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमगंज जी हैं और भी जो लोग हैं, उन लोगों ने जो एक सामूहिक प्रयास किया, उससे वह हिंदी स्वरूप पा सकी। यानी जब संवेदना बदली तो भाषा भी बदल गई। जब हमारे भीतर वैज्ञानिक दृष्टिबोध का आविर्भाव हुआ, तार्किक जीवन दृष्टि ने जब जगह ली, तो उसके लिए शायद कविता और विशेष रूप से ब्रज भाषा जो जननी बोली कही जाती है, मीठी बोली है, वो अपर्याप्त पड़ने लगी। तो उसके लिए एक नई भाषा आविष्कृत हुई और गद्य में विचारों का सीधे सीधे विनिवेश हम कर सकते हैं। इसीलिए निश्चित रूप से हम देखेंगे कि सबसे प्रत्यक्ष रूप में सीधे सीधे अगर हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति किसी विधा में कर सकते हैं तो वो निबंध है। तो सबसे अधिक निबंधों का विकास या विस्फोटक विकास कहने और नाटकों का ये भारतेंदु युग में हुआ। अन्य विधाएं भी आती हैं, रूप लेती हैं, इतिहास, जीवनी, संस्मरण, क्या क्या उन्होंने अनुवाद किए, सारी चीजें उन्होंने लिखी हैं। यात्रा संस्मरण भी लिखा उन्होंने, यात्रावृत्त लिखा है, तो वो सारी चीजें उन्होंने लिखा और लिखवाया भी। जैसे अज्ञेय थे, अज्ञेय लिखते भी थे और लिखवाते भी थे। तो ये नेतृत्वकारी जो गुण है, जिसके नाते उस युग प्रवर्तक व्यक्तित्व के नाम पर पूरे युग को संज्ञापित किया गया, पूरे युग का जो नामकरण हुआ, वह अपने आप में उनकी महत्ता का द्योतक है, उनके महत्व को प्रतिपादित करने के लिए पर्याप्त है। एक बात जो छनकर के चीजों से आती है, छिन्नमूल दृष्टि वाले लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, जो तथाकथित प्रगतिशील है, आकाशबेली की तरह से उग जाते हैं, लेकिन जो मूल संश्लिष्ट दृष्टि है, जो इस मिट्टी में उगे हुए हैं, जिनकी आंख का जन्म ब्रिटेन में नहीं हुआ है, रूस में नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों के लिए देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, हमारे यहाँ उपनिषद की जो अवधारणा है वो चरितार्थ होती है। घाटियों में जिंदगी का राग रचा है भारतेंदु जी ने। 5 साल और जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, बाद में बेटे मर गए, बेटी रह गई जो अत्यंत सुशिक्षित थी। और तो ऐसे परिवेश में जहां मृत्यु का तांडव नृत्य हो रहा हो और जीवन धर्मी व्यक्तित्व जिसने इतनी विराट सामूहिक जीवन संवेदना का आयोजन किया, ये बहुत बड़ी बात है। तुलसीदास जी को भी मैं देखता हूं कि जितने भी मृत्यु के संसाधन थे, अरे भाई मुर्दा था, मुर्दा को नाव बना करके उस पार चले गए रत्नावली के लिए। सांप जो महाकाल का प्रतीक है, उसको रस्सी बनाया और रत्नावली तक पहुंच गए। तो मृत्यु के संसाधनों को जीवन बोधक बना देना, ये बहुत बड़ी कला है और यही उपनिषद की कला है। मरा कैसे राम बने, मरा मरा रामन को कैसे हम राम बनाते हैं। बुद्ध भी मृत्यु
के ही सम्यक साक्षात्कार के बाद सम्यक जीवन बोध उपलब्ध कर पाते हैं। तो जो भारतेंदु की जीवन शैली है, जो जीवन वृत्त है, उसको अगर हम ठीक से देखें तो उनकी शक्ति और सीमाएं दोनों स्पष्ट हो जाती हैं। निश्चित रूप से हम यह तो नहीं कहना चाहेंगे कि भारतेंदु जी ने हिंदी का संपूर्ण विकास कर दिया, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने या उस युग में ऐसा कोई साहित्य दे दिया गया जो विश्व की जो विकसिततम भाषाएं हैं उनके समक्ष हम खड़े हो सकें, लेकिन उसके लिए उन्होंने पूर्व पीठिका निर्मित की, एक आधारशिला निर्मित की, और निश्चित रूप से आधुनिक भावबोध, क्योंकि वो पुनर्जागरण काल था। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय की जो अतीत का पुनराख्यान कर रहे थे, एक तरह से पुनर्व्याख्या कर रहे थे। भारतेंदु जी भी राजनीति को कहीं न कहीं धर्म से समन्वित करने की बात करते हैं और धार्मिक दृष्टि की वैज्ञानिक व्याख्या की बात करते हैं। तो ये पुनर्जागरण काल था, सुधार काल था, और वो सुधार कहीं न कहीं भारतेंदु जी के या उनके समकालीन जो सर्जक हैं उनके साहित्य में भी ये बात आई है। वो एक्टिविस्ट भी थे, कहीं न कहीं ये लोग एक्टिविस्ट भी थे, सुधारवादी थे, और सक्रिय रहने वाले, साहित्य की सेवा करने वाले जो लोग थे। संस्थाओं का निर्माण किया, पत्र पत्रिकाओं का के माध्यम से अपने विचारों को उन्होंने फैलाया, उनका प्रचार प्रसार किया और जनता को जागृत किया। जो उनके लेखन की मूल धुरी है, अगर आप देखें उनका जो नाटक है भारत दुर्दशा और भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, उनका एक निबंध है जो इंटर में पढ़ाया भी जाता है। तो ये शायद उनके लेखन की मूल धुरी है। वो उस पीड़ा से गुजर रहे थे कि भारत के लोग इतने पिछड़े हुए क्यों हैं, इतने दुखी क्यों हैं, जबकि इनमें हर सब तरह की सामर्थ्य है। वो कहते हैं कि कोई इनसे कह तो दे कि का चुप साधी रहा बलवाना, कई रीच पे सुन हनुमाना, का चुप साधी रहा बलवाना, कौन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। तो देखो इनके भीतर का हनुमान कैसे जागता है, लेकिन कोई इंजन चाहिए। भारतीय लोग रेल के डब्बों की तरह है, इनको कोई खींचने वाला, कोई नेतृत्व करता चाहिए, कोई नेता चाहिए। तो ऐसे में इनके पास असीम शक्तियां हैं, और जब गांधी जी जैसा व्यक्तित्व प्रादुर्भूत होता है, चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, जिसको निराला कहते हैं शेरों की माद में आया है होशियार, जागो फिर एक बार। तो जब भारत की जनता जाग जाती है तो अंग्रेज भाग जाते हैं। ये उनकी शक्ति है। तो इस शक्ति को समझ करके और डायग्नोसिस करते हैं वो भारतीय जो पिछड़ापन है, जो उन्नति नहीं हो पा रही है भारतवर्ष की, उसको वो डायग्नोस करते हैं कि यहाँ जो आलस्य है, अकर्मण्यता है, ये कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टि का जो अभाव है, रूढ़िवादिता है, अंधविश्वास है, अशिक्षा है, गरीबी है, इन सब चीजों में हम फंसे हुए हैं। ब्रिटेन का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने एक हाथ से अपना पेट भरा और दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। तो इस तरह से हमें कहीं ना कहीं, लेकिन उन्होंने देखा कि जब वहां भी गाड़ीवान है, वहां भी गरीब तबके के लोग हैं, लेकिन उनका मालिक जब किसी मित्र से मिलने जाता है तो उतनी देर में बैठ के अखबार निकाल के पढ़ते हैं, या गप भी हाँकते हैं तो उसमें देश का, अपने राष्ट्र का प्रबंध छांटते हैं, या आदमी हुक्का पीता है उतनी देर में, या फालतू की गप मारता है। तो निकम्मेबाजी को, जो हमने मलुक दास के जीवन दर्शन को किसी न किसी रूप में अंगीकार कर लिया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। तो इसको आधुनिक दृष्टि से उन्होंने व्याख्यायित विश्लेषित किया, और अपने धर्म की भी, या अपने जो ऋषियों की का जो चिंतन है उसकी तार्किक व्याख्या भी उन्होंने प्रस्तुत की है। वो कहते हैं कि देखो, पर्णकुटी में रह करके ऋषियों ने बांस की नलियों से जो तारा ग्रह का भेद किया था, वो आज 16 लाख की विलायती दूरबीन से हम कर पाते हैं। तो कहीं न कहीं, या जब हम गंगा जी जाते हैं तो पहले माथे पर जल चढ़ाते हैं ताकि तलवे की गर्मी सिर में ऊपर न चढ़ जाए। तो इस तरह से एकादशी व्रत या तमाम सारी चीजों की जो वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं, और साथ ही बाल विवाह का विरोध, हालांकि उनका भी 13 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया था, लेकिन बाल विवाह का विरोध करते हैं, नारी शिक्षा की वकालत करते हैं। तो जो एक आधुनिक चेतना है, आधुनिक जीवन चिंतन है, उसका शिलान्यास तो बहुत सशक्त ढंग से वो कर दिया। वो नींव की ईंट बने, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उस समय का जो लेखन था, जितने भी लेखक थे, भारतेंदु, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद उस समय रईस परिवार के थे, और अंग्रेजी सबसे अच्छी बनारस में शायद वही समझते थे, जानते थे। तो उनको एक तरह से उन्होंने उस विषय में अपना गुरु बनाया, और तमाम भारतीय भाषाओं का स्वाध्याय के स्तर पर भी अध्ययन किया, और हिंदी के प्रति उनकी जो निष्ठा थी
सारी भारतीय भाषाओं का, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सबका ज्ञान होने के बाद भी उर्दू और अंग्रेजी के सापेक्ष हिंदी को कैसे समकक्ष ला करके खड़ा किया जाए। और विद्यानिवास मिश्र जी कहते थे कि कभी हिंदी सरकारी संरक्षण में नहीं पली, अपनी आंतरिक ऊर्जा के कारण उसका विकास हुआ और वह अपराजय भाव की बोध की भाषा है हिंदी। तो भारतेंदु जी भी उसको, हिंदी को आगे रख करके देखना चाहते थे कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, निज भाषा उन्नति बिना मिटे नहीं को सूल। यानी अपनी भाषा की कीमत पर हम अंग्रेजी जाने, ये उनको स्वीकार्य नहीं था। जब भी हमें कांटा गड़ता है, कांटा चुभता है, तो हम चीखते हैं, आई हो माई, माँ याद आती है। यानी माँ चीख बन करके फूटती है जब हम दर्द में होते हैं। तो मातृभाषा को, क्योंकि वो दूधकट्टू नहीं थे, अपनी माँ का दूध पिया था, मातृभाषा का दूध पिया था, तो उस भाषा का ऋण भी उन्होंने चुकाया और उस भाषा को फॉर्मेट किया, जो लिया था उससे कहीं ज्यादा, कई गुना दिया उन्होंने। तो ये भारतेंदु जी का अवदान है कि कहीं न कहीं, मैं एक यहाँ इंग्लिश मीडियम के कॉलेज में आज विशिष्ट वक्ता हैं, उस दिन विशिष्ट अतिथि थे, वक्ता भी थे। तो एक बच्चा कृष्ण के रूप में आया, सज धज करके, मोर मुकुट और मोर पंख वगैरह लगा करके आया और आते ही उसने कहा, आई एम लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा। मुझे बड़ा विचित्र सा लगा जब मैं बोलने खड़ा हुआ, तो मैंने बात अपनी वहीं से शुरू की कि अंग्रेजी किस तरह अनर्थ करती है। मैं सस्पिशन में पड़ गया कि ये लॉर्ड कृष्णा ये द्रौपदी के लिए कह रहा है कि कृष्ण के लिए, असल में ये कृष्ण आ रहे हैं कि द्रौपदी आ रही हैं। तो इस तरह से कहीं न कहीं जो भाषा है, अपनी भाषा, योग का कैसे योगा हमने बना दिया, तो जो योगा चित्तवृत्ति निरोधा हुआ करता था, जो योग जोड़ने की बात करता है, तो उस हिंदी के निर्माण में उसको जो एक विन्यास दिया उन्होंने, एक स्थिर प्रारूप में उसको शिल्प में ढाला, ये बहुत बड़ी बात है। पंत जी कहते हैं, मैं जग जीवन का शिल्पी हूं, जीवित मेरी वाणी के स्वर, जनमन के मांस खंड पर मैं मुद्रित करता हूं सत्य अमर। बहुत पीड़ा होती थी भारतेंदु जी को कि यहाँ नमक और दिया सलाई, एक माचिस भी हम नहीं बना सकते, मार्किन का कपड़ा भी अमेरिका से बन करके आता है, हम आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो सकते हैं। तो वो अन्य देशों का अध्ययन करके उनसे तुलना करते थे और अपने भारतीय समाज के लिए एक सांस्कृतिक सामाजिक संचेतना विकसित करते हुए, वो उन बुराइयों को लक्षित करते हुए उनको कैसे दूर किया जाए, इसको सीधे सीधे निबंधों में, पत्रिकाओं के माध्यम से या अपने नाटकों के माध्यम से ललित प्रारूप में उसको संप्रेषित और अभिव्यक्त करने का प्रयास करते थे। जो भारत की दुर्दशा थी, और निश्चित रूप से हम पराधीन थे, अंग्रेज तो दोनों हाथों से लूट रहे थे, पाइपलाइन से पैसा विदेश जा रहा था। वो कहते हैं कि जैसे 1000 धाराओं में गंगा जाकर के समुद्र में मिलती है, वैसे हमारा पैसा दूसरे देशों में जा रहा, अंग्रेजों के यहाँ जा रहा है। भारत उपनिवेश बन गया था। हालांकि एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों की तारीफ भी लोगों ने की है, अंग्रेज भक्ति का भी नाम उसको लोगों ने दिया हुआ है, लेकिन एक काम तो किया, मुस्लिम आए, 500-600 साल तक यहाँ शासन किया, लेकिन उनकी जीवन चेतना इतनी पिछड़ी हुई थी कि उनके यहाँ के आर्थिक ढांचे में कोई बुनियादी बदलाव या परिवर्तन वो नहीं कर सके। लेकिन जब अंग्रेज आए, हम तो तमाम जातियों उपजातियों में विभक्त थे, आपस में लड़ते रहे, पारस्परिक एकता नहीं थी, एकता भी तो धार्मिक स्तर पर थी, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं थी। तो इसलिए हम विभक्त थे और उसका लाभ मुसलमानों ने भी, मुगलों ने भी उठाया और अंग्रेजों ने भी उठाया। लेकिन जब अंग्रेज आए, फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाने के बावजूद उन्होंने एक शिक्षा दी, जो अंग्रेजी शिक्षा थी वही अंग्रेजों को उखाड़ने में कामयाब भी हुई, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे नेहरू हो, मालवीय जी बहुत अच्छे इंग्लिश बोलते थे, मालवीय जी। तो ये जो हमारे राष्ट्र नायक थे, वो अंग्रेजी भाषा का इनको बहुत अच्छा परिज्ञान था, उन्होंने सीखा और उसी शिक्षा ने उनकी जड़ें खोद दी और उन्हें, उनके शासन को यहाँ से उखाड़ भी फेंका। तो एक काम तो उन्होंने किया कि सुशिक्षित किया, अब इसी बहाने अपनी अंग्रेजी को उन्होंने थोप तो दिया, लेकिन सुशिक्षित किया, सांस्कृतिक रूप से विकसित भी किया, ट्रेन दी और तमाम जो आर्थिक विकास के ढांचे में उन्होंने बदलाव किया। खेती थी, भारत का हर गांव अपने आप में एक पूर्ण इकाई था, एक गांव दूसरे गांव से अलग था, गांव शहर से अलग थे और आत्मनिर्भर थे। वहां इस तरह का ढांचा था कि सब काम वहीं चल जाता था और उद्योग के स्तर पर खेती नहीं थी। अंग्रेज आए तो उन्होंने खेती का स्वामित्व दिया, लोग अपने खेत के मालिक हो सकते थे, बेच सकते थे, खरीद सकते थे, तो व्यावसायिक स्वरूप प्रदान किया, लोग व्यावसायिक स्तर पर खेती करने लगे, बेचने लगे। तो कहीं ना कहीं ये सब जो ढांचागत बदलाव हुआ, तो उन चीजों को देखते हुए अंग्रेजों की तारीफ भी इन लेखकों ने की, जो मुझे बहुत बुरा नहीं लगता। और शायद आज जिस रूप में हम लोग, हालांकि राग दरबारी प्रवृत्ति नहीं थी,
आज जिस रूप में हम लोग लेखकीय प्रतिरोध की बात करते हैं, शायद उस रूप में वो मुखर प्रतिरोध नहीं था, फिर भी अंग्रेजों की नीतियों का सीधा सीधा उन्होंने अपने निबंधों में, नाटकों में और तमाम सारी विधाओं में उसका विरोध किया, प्रतिरोध किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और न केवल उन्होंने बल्कि उनके समकालीन जितने भी साहित्यकार हैं उन सब ने प्रतिरोध किया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो अवदान है, हरिश्चंद्र पत्रिका जो बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका बन गई, कई वचन सुधा, और उस समय की तत्कालीन और भी जो पत्रिकाएं निकल रही थी, प्रताप नारायण मिश्र वगैरह हर लेखक निकाल रहा था, कोई न कोई पत्रिका निकाल रहा था। पत्रिका निकालना आज के लोग समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। और उस समय के युग में जब संसाधन विहीन समय था, आज तो सोशल मीडिया का और तमाम सारे संचार साधनों का जमाना है, तब सूचना क्रांति नहीं थी, तमाम सारी चीजें नहीं थी, बैलगाड़ी से लोग चलते थे। तो उस समय एक तरह की ये उत्क्रांति थी और बहुत बड़ी उत्क्रांति थी। तो युग प्रवर्तक व्यक्तित्व, इसीलिए उनको कहा गया रईस परिवार में जरूरत है। और रईस होना कोई अभिशाप नहीं है, कोई धनी हो जाए तो ये अभिशाप नहीं है, लेकिन होना क्या चाहिए? विधेय जनक थे, कृष्ण थे, जो भोग में रहकर जोग भोग मह राख्यो गोई प्रभु विलोकत प्रगट्यु सोई। वस्तु त्याग के बजाय वृत्ति त्याग को संन्यास के रूप में उसको वृत्ति त्याग के स्तर पर उन्होंने ग्रहण किया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र रईस होते हुए भी उस रईसी का कैसे अतिक्रमण करते हैं, अभी हमारे बड़े भाई साहब बता रहे थे। तो कहीं न कहीं इन सब चीजों को जब हम देखते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का महत्व समझ में आता है कि वो कविताएं लिखते हैं ब्रजभाषा की, बहुत अच्छी कविताएं हैं, जैसे रत्नाकर जी लिखते हैं, बहुत अच्छी कविताएं हैं। लेकिन जो मुख्य विधा है, जो उनका मुख्य महत्व है, वह खड़ी बोली हिंदी को एक विन्यास रूप देने के लिए, आज जिसको द्विवेदी युग में पुनर्विन्यास दिया गया, जिसका व्याकरणिक परिष्कार हुआ, उसको सजाया गया, अलंकृत किया गया, ये काम द्विवेदी युग में हुआ। और खड़ी बोली हिंदी में कविता की भी प्रतिष्ठा द्विवेदी युग में हो गई थी, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा जाकर छायावाद के युग में होती है। लेकिन एक भाषा दे देना, एक क्रिएशन का जो भाव है, जो सृजनात्मक प्रतिभा है, वो भारतेंदु में थी। और किसी चीज को रूपायित करना, रूप देना, नई चीज का निर्माण करना, अनुसंधान करना, आविष्कार करना, ये कितना कठिन होता है। तो हमारी भाषा के आविष्कार करता है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसलिए उनको उसी रूप में हमें देखने और समझने की जरूरत है। और इन मनीषियों को हमें प्रणाम करने की जरूरत है, जिन्होंने आज की हिंदी के लिए एक पाथेय का निर्माण किया था। तो उनके प्रदेय को हम नकार नहीं सकते और उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर नींव कमजोर होती तो आज कंगूरा इतना ऊंचा नहीं होता। आज हिंदी वहां खड़ी है जहां विश्व की सबसे विकसिततम भाषाओं से हम संवाद कर सकते हैं, आमने सामने रख करके संवाद कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं। निराला की राम की शक्ति पूजा को अगर आप ले लें, या धर्मवीर भारती के अंधा युग और कनुप्रिया को अगर आप ले लें, नरेश मेहता के संशय की रात एक रात को और महाप्रस्थान को अगर आप ले लें, पंत जी की परिवर्तन शीर्षक कविता को हम ले लें, बहुत सारी कविताएं हैं, एक दो नहीं बहुत सारी कविता, असाध्य वीणा को ले लीजिए अज्ञेय के। तो ये सारी कविताएं हैं जो विश्व की विकसिततम भाषाओं के समक्ष खड़ी। दिनकर उसमें पैदा हुए प्रसाद की कामायनी का क्या कहना। मुझे लगता है कि रामचरितमानस के बाद अगर दूसरे नंबर पर देखा जाए, अगर पुनर्मूल्यांकन करें, पुनर्विन्यस्त करें, तो दूसरे नंबर पर शायद कामायनी आ जाएगी। तो इस तरह से एक ठोस भाषा का जो प्रारूप परिनिष्ठित हिंदी का प्रदान किया, फारसी के बजाय संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करते हुए और खड़ी बोली को हिंदी के शिल्प में उन्होंने ढाला। हालांकि जो क्रियापद हैं और तमाम सारी चीजें हैं, उनमें अभी बहुत सुधार परिष्कार की जरूरत है। उसमें लोक भाषा कहीं न कहीं आंचलिक संस्कार और जनपदीय अनुशासनों से वो परिस्फूर्त भी है, लेकिन फिर भी एक समय का वो आविष्कार करते हैं और धर्म नीति के अंदर ही राजनीति और सामाजिक सांस्कृतिक संचेतना को वो संश्लिष्ट करने की एक विनम्र कोशिश करते हैं। तो इन अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी प्रणम्य हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उन्हें नमन करता हूं, उनके व्यक्तित्व को, और आप सबको यह मंच देने के लिए विनम्रता से प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी। आपने एक बहुत बेहतर बात बताई कि किस तरीके से मुर्दे से नदी पार कर ली, सांप पकड़कर रत्नावली के पास पहुंच गए। यानी कि समन्वयक जीवन बोध, मृत्यु दर्शन
से हम जीवन दर्शन की तरफ बढ़ते हैं, और ये एक बहुत बेहतर बात है। इसे हम सबको अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। आग्रह करूंगा आवाज नहीं आ रही है। हितेश की आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। रितेश जी की आवाज़ नहीं आ रही है। मैं लक्ष्मीकांत पांडे जी से आग्रह करूंगा कि इस विषय पे वो संक्षेप में इस विषय पे अपने अपने वक्तव्य रखें सर। काफी गंभीर चर्चा हो गई है और समय भी हो गया है। हमारे दोनों वक्ताओं ने बड़े व्यापक रूप में इस पर चर्चा की है और मुझे नहीं लगता भारतेंदु जी के योगदान पर इससे महत्वपूर्ण बात आज निर्धारित समय में हो सकती है। विश्लेषण होगा, पुनरावृत्ति होगी। ओम धीरज जी ने उनके जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व तीनों को इतनी सहजता से और इतने शोधपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है और ये सिद्ध कर दिया कि जीवन छोटा होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कृतित्व का शंकराचार्य जी ने, स्वामी विवेकानंद ने और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये सिद्ध कर दिया कि जीवन अगर क्रियाशील हो तो उसके लिए दीर्घायुष्य की जरूरत नहीं। हम लोग बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु बाबू साहब तमाम विशेषणों का उपयोग कर रहे हैं। इन विशेषणों का उपयोग करते समय लगता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कोई बहुत बड़े बुजुर्ग रहे होंगे। उनकी आयु 34 वर्ष थी और उनकी सारी उपलब्धियां उस युवा की उपलब्धियां हैं जिस अवस्था में आज के हमारे युवा केवल विश्वविद्यालयों में या नौकरियों के जद्दोजहद में लगे। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अभी ओम धीरज जी ने एक बड़ा अच्छा संकेत दिया कि उनकी इच्छा थी कि हिंदी का एक विश्वविद्यालय खोलें। उस समय एक बात हमें और स्मृति में रखनी चाहिए कि उस युग में विश्वविद्यालय शब्द ही नया नया आया था इस देश में। मद्रास और कलकत्ता की यूनिवर्सिटी बनी थी, इलाहाबाद में नहीं बनी थी, बम्बई नहीं बन पाई थी। उस समय
जब विश्वविद्यालयों के निर्माण की प्रक्रिया यूरोप से आ रही थी, उस समय भारतेंदु ये सोच रहे थे कि एक भाषा का विश्वविद्यालय बने, हिंदी का विश्वविद्यालय बने, जो आगे चल करके हिंदी माध्यम और हिंदी विश्वविद्यालय के रूप में तो नहीं, लेकिन हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में, भारतीय लोगों के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों के रूप में हमारे यहाँ मदन मोहन मालवीय ने बनवाया। अब तो हिंदी विश्वविद्यालय भी 2 खुल गए। तो भारतेंदु की उस सोच को हमें आज समझना होगा। 1850 में भारतेंदु का जन्म हुआ था, तब देश अंग्रेजों के अधीन नहीं था। अंग्रेजों के अधीन देश हुआ है 1858 में। 1850 से 1857 तक तो कंपनी के नियंत्रण में था, ईस्ट इंडिया कंपनी के। कुछ हिस्सों पर कंपनी शासन ले चुकी थी और कुछ पर देशी रियासतें थी। वह एक संक्रमण काल था। भारतेंदु जब 8 साल के हुए तो देश में मलका विक्टोरिया का शासन लागू हो चुका था और 1858 में 8 वर्ष के भारतेंदु थे और 5-6 वर्षों बाद ही उन्होंने उस शासन का विरोध शुरू किया जिसको लागू हुए अभी चंद दिन बीते थे। वे बहुत दूर तक देख रहे थे, उनकी दृष्टि बहुत आगे देख रही और इसलिए हम बीज से फल की तो कामना नहीं कर सकते, लेकिन बीज से उसके विकास की, उसके प्रभाव की कल्पना तो कर ही सकते हैं। भारतेंदु हिंदी के नहीं, भारतीय और विशेष रूप से हिंदी प्रदेश, यहाँ हम लोगों को एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए। बात अभी आई स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ये लोग भी अपने अपने प्रदेश में जागरण कर रहे थे। हिंदी प्रदेश भावुक प्रदेश है, बहुत जल्दी भावुकता में बहता है। यहाँ रजवाड़ों का उतना महत्व नहीं था। यहाँ देशी रियासतें केवल काशी रियासत थी। ऐसी जगह जहाँ अंधकार फैला था, भारतेंदु ने, यहाँ अशिक्षा बहुत थी, यहाँ पिछड़ापन था, यहाँ जातियों में प्रदेश गांव-गांव बटे हुए थे, वहाँ पर भारतेंदु ने जो प्रयास किया वह निश्चित रूप से इन लोगों से बहुत बड़ा था। इसका एक बड़ा कारण ये है कि भारतेंदु ने न धर्म को केंद्र में रखा, न मठ को केंद्र में रखा। उन्होंने सीधे भाषा के माध्यम से और समाज सुधारों के माध्यम से हिंदी जनता को जागृत करने का कार्य किया, प्रारंभ किया। ये एक बड़ी भारी उपलब्धि है भारतेंदु की कि उन्होंने सब कुछ, सारे क्षेत्रों को तो चुना, लेकिन किसी एक विशेष ऐसी आधारशिला को नहीं लिया जिस पर पहले से लोग चले आ रहे हैं। धर्म की आड़ नहीं ली। उन्होंने स्त्री को, उन्होंने गरीबी को, उन्होंने विदेश चले जाती धन संपदा को, उन्होंने यहाँ अनुत्पादकता को, आर्थिक मूल्यों को, जीवन मूल्यों को, सामाजिक मूल्यों को केंद्र में रखा। ये भारतेंदु की बहुत बड़ी उपलब्धि। तीसरी बात आई कविता की। कविता की भाषा पर भारतेंदु ने ध्यान नहीं दिया। हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि भारतेंदु के पहले कविता राज दरबारों के अधीन हो चुकी। रीतिकाल का पूरा काव्य दरबारी परिवेश से जुड़ गया था और इधर भारतेंदु युग में लोगों को वाणी देने की बात चल रही है।
पत्रिकाएं आ रही थी, उन्होंने गद्य भाषा को संवारने का कार्य किया। उसमें भी उन्होंने नाट्य विधा को सबसे अधिक महत्व दिया, क्योंकि पूरे हिंदी प्रदेश पर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, जैसे तुलसी के युग में लोगों तक पहुंचने के लिए तुलसी ने केवल मानस नहीं लिखा, रामलीलाओं को प्रारंभ कराया, वैसे भारतेंदु के सामने भी एक चुनौती थी कि पत्रिका से हम कहाँ तक पहुंच पाएंगे। तो कौन ऐसी विधा अपनाई जाए जिससे लोक तक, जनता तक संदेश पहुंचे। और तब भारतेंदु ने नाटकों को दिया, क्योंकि नाटक उस समय गांवों में, शहरों में, कस्बों में महीनों खेले जाते थे पारसी कंपनियों के माध्यम से, और वे पारसी कंपनियां बहुत लोकप्रिय थी। भारतेंदु को केवल इतना करना पड़ा कि पारसी कंपनियों के हीर राझा, शीरी फरहाद जैसी, लैला मजनू जैसी प्रेम कथाओं से निकालकर उनको समाज सुधार के, उनको लोक चेतना के, उनको जन जागृति के नाटकों को, उनको भारत के अतीत के नाटकों को देने का कार्य किया। और इसके लिए उन्होंने भारतीय इतिहास से, सामाजिक जीवन से, और यहाँ तक कि आधुनिकता बोध कराने वाले बांग्ला और अंग्रेजी नाटकों को भी रूपांतरित करके हिंदी जनता को दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर ये नाटकों के माध्यम से लोग तक जाएंगे तो हमारा संदेश अधिक से अधिक पहुंचेगा। और ये भी उनका बड़ा भारी योगदान था। तो इस ढंग से बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं। प्रतिरोध की बात भी आई। बड़ा अच्छा रहा कि ओम धीरज जी ने भारतेंदु के परिवेश से उनके पारंपरिक मूल्यांकन जो हिंदी में होता आया है, उसके ढांचे में उनके महत्व को रेखांकित किया। और अजित कुमार राय जी ने उनको आधुनिक जो आलोचना, प्रतिरोध की आलोचना एक आई है, उसके निकष पर भारतेंदु को कसा। और इसके बावजूद दोनों विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भारतेंदु आधुनिक हिंदी के, आधुनिक हिंदी साहित्य के, आधुनिक जीवन बोध के और आधुनिक युग बोध के बीज हैं, नींव है। ये सहमति आज के इस गोष्ठी की उपलब्धि है। दोनों एक ही जनपद के निवासी हैं, इसलिए मैं अजित कुमार राय जी और ओम धीरज जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों ने हम लोगों के निवेदन पर अपना समय देने का कष्ट किया। और इसी के साथ मैं आप लोगों को एक बार फिर ये कहूँगा कि जब भी ऐसी आवश्यकता पड़े, आपका सहयोग इसमें मिलता रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी। आपने भारतेंदु जी के चरित्र पर जो हमारे अन्य वक्ताओं ने कहा, उसमें अग्रिम पंक्तियों में रखकर और अन्य विचार रखे, इसके लिए हम आपका साधुवाद करते हैं। मैं अब जो हमारी भारतेंदु हरिश्चंद्र सेवा समिति है, उसकी सचिव प्रमिला जी से आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम के अंत में वो अपना संक्षिप्त में इस विषय में विचार रखें। प्रमिला जी। हेलो जी प्रमिला जी। देवेंद्र जी, मैंने आपकी पूरी बात सुन नहीं पाई है, कुछ साफ सुनाई नहीं पड़ रहा था। थोड़ा आप बताएं मुझे क्या करना है। प्रमिला जी आप अपने जी विचार व्यक्त जी है आप नेटवर्क की समस्या है प्रमिला जी हमारे यहाँ, आप अपने विचार रखें इस विषय पर। मैं पटल पर उपस्थित सभी विद्वत जनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने अपना मूल्यवान समय मेरे एक छोटे से आग्रह पर स्वीकार किया। और डॉक्टर पांडे ने कहा कि अपने व्यक्तित्व में, अपने व्यक्तित्व में दोनों सुधी वक्ताओं ने आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड।
हमको नहीं। हाँ, आवाज आई अब? हाँ, अब आ रही। जी जी अब मिल रही है। सॉरी। हेलो। हाँ हाँ, अब आवाज आ रही है। हाँ, हाँ जी बोलिए। यार। तो मैं अपने दोनों सुधी वक्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने वक्तव्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के समग्र पक्षों को बहुत ही विद्वतापूर्ण और आत्मीयतापूर्ण ढंग से उनको वाणी दी। इतना कुछ कहा जा चुका है भारतेंदु जी पर कि जैसा कि अभी कहा गया कि पुनः उन्हीं बातों का पृष्ठपेषण होगा और समय भी हो चुका है। फिर भी एक दो बात मैं अपनी रख करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। किसी भी युग की चेतना जिसमें अंगड़ाई लेकर अपनी तंद्रा को दूर करती है, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का व्यक्तित्व था, जिसमें समग्र युग चेतना ने अंगड़ाई ली थी और जो पुरातनता का अविरोधी होते हुए भी का आग्रह, सारे उनके व्यक्तित्व के पक्षों पर चिंतन हो चुका है। और उस समय पत्रकारिता ही एकमात्र ऐसा साधन थी जो जनता तक अपने विचारों को पहुंचा सकती थी। इसीलिए उस युग में हर लगभग बड़े साहित्यकार ने अपने पत्र निकाले थे। सबसे बड़ी बात, जो पत्रकार की भूमिका में भारतेंदु जी ऐसे पहले पत्रकार थे जिन्होंने हिंदी में बुक रिव्यू की परंपरा चलाई। इससे पहले हिंदी में बुक रिव्यू नहीं लिखा जाता था। और इसके साथ ही साथ एक और बहुत दूरदर्शी कल्पना थी, और कल्पना ही नहीं थी, उन्होंने उसको लिखा। उनकी चाहत थी कि हिंदी भाषा में विज्ञान, दर्शन और अंक आदि के ग्रंथ लिखे जाएं, क्योंकि उसमें जो कुछ थोड़े बहुत लिखे भी गए हैं उनकी संख्या ना के बराबर है और वो भी पुरानी चाल के हैं। उनके जो पारिभाषिक शब्द हैं वो भी एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हिंदी में त्रिकोणमिति के ग्रंथ लिखे जाएं, हिंदी की शब्द संपदा कैसे बढ़े, उसमें वृद्धि कैसे हो, उसकी उनको चिंता सतत थी। और ये चिंता, जैसे कि अभी कहा गया कि हिंदी विश्वविद्यालय की जो परिकल्पना, लेकिन उस समय विश्वविद्यालयों की ही केवल 2 विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे, उसमें हिंदी के विश्वविद्यालयों की परिकल्पना जिस प्रकार उनके अग्रगामी सोच को, बहुत दूर के सोच को व्यक्त कर रही थी, उसी प्रकार से हिंदी भाषा में विज्ञान, दर्शन और गणित इत्यादि के ग्रंथों की सर्जना की कल्पना करना और उसकी चाहत रखना, ये कितना दूरदर्शी सोच था जो हमारी हिंदी को स्वावलंबी और दूरदर्शी उनकी। तो वो तो ये तो चाहते थे कि हम अंग्रेजों से ज्ञान राशि तो लें, लेकिन हम अंग्रेजियत को ना अपनाएं। वो भारतीयता की रक्षा के हिमायती थे। और ये सभी को मालूम है, सभी सुधी विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं, कि आज के समय में ही जब लघु पत्रिकाओं की स्थिति इतनी डामाडोल है, पत्रिकाएं बंद होती चली जा रही हैं, तो उस साधन रहित समय में जो पत्र निकल रहे थे वो केवल अपने साधन की कुर्बानियों पर ही निकल रहे थे। हालत तो इतनी खराब थी कि वो साधना, अखबार निकालना किसी साधना या तपस्या से कम नहीं थी। स्थिति तो यहाँ तक थी कि कोई कहता कि भाई हमारा पिंड छोड़ो, तुम पैसे ले लो, अखबार दो या मत दो। कोई कहता अरे भाई आइए और अखबार पढ़ करके हमें सुना जाइए। बाल कृष्ण भट्ट जो हिंदी प्रदीप ने की, तो स्थिति कभी कभी ऐसी हो जाती थी कि वो खुद ही मैटर इकट्ठा करते और परिस्थिति आने पर कभी कभी वो स्वयं ही उसको विकसित करने के लिए निकल जाते। स्थिति में
उन्होंने ये महसूस किया कि पत्र ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी सोच को जनता तक पहुंचा सकते हैं और जनता की भाषा में और रुचि और जनता की इच्छा जो सर्वोपरि है उसको हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं। इसके साथ समय हो चुका है, मैं आपको बार बार विराम दे रही हूँ और आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमिला जी। मैं कार्यक्रम के अंत में आज के इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाने के लिए देवेंद्र प्रजापति जी से आग्रह करूंगा कि वो इस कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन दें। देवेंद्र प्रजापति। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी आपका, और मुझे धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, मौका देने के लिए। और मैं आज विषय था हिंदी की विकास में भारतेंदु जी का योगदान। भारतेंदु हरिश्चंद्र सेवा समिति के अंतर्गत यह वेबिनार आज हुआ है और भारतेंदु जी का इस वर्ष 171वीं जयंती हुई है। और मैं इसी विषय पे आज धन्यवाद अदा करना चाहूँगा हमारे मुख्य वक्ता श्री ओम धीरज जी का। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा हमारे विशिष्ट वक्ता अजित कुमार राय जी का, जो कि एक कवि भी हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे चेयरमैन साहब का, जो कि इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल लखनऊ के चेयरमैन है, श्री चंद्रशेखर जी का। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी सेवा समिति के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी का, जो कार्यक्रम के संयोजक हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा हमारे कार्यक्रम की सचिव और भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी सेवा समिति की सचिव डॉक्टर प्रमिला अवस्थी जी का। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा हमारे सभी प्रतिभागियों का, हमारे सभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा श्री लक्ष्मीकांत पांडे जी का। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा हमारे निशांत सिंह जी का। इसी के साथ साथ मैं सभी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा जो हमारे साथ इस वेबिनार को सफल बनाने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। सबका धन्यवाद और साधुवाद। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।